नमस्कार। आज हमारे सामने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल हैं, जिनके पास संस्कृति और पर्यटन का विभाग है। उनसे बात करेंगे कि पिछले एक साल में जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का दूसरा जो भाग है, मतलब ये कहें कि जो दूसरी बार उनको मैंडेट मिला, उसमें पहला साल पूरा हुआ है। उस पर बात करेंगे कि उनके मंत्रालय जो रहे हैं उनमें किस तरह के काम हुए हैं और वो क्या मानते हैं कि वो क्या इन कामों से संतुष्ट हैं। प्रहलाद जी नमस्कार, हमारे साथ समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राहुल जी। एक साल दूसरा, अगर हम जिसको मीडिया मोदी 2.0 भी कह रहा है, उसका एक साल पूरा हुआ है। उसमें आप अपने दो मंत्रालय जो हैं, संस्कृति और पर्यटन, उसको देखें तो क्या आप मानते हैं, क्या हाइलाइट्स हैं उसकी, क्या बड़े काम उसमें हुए? मुझे लगता है कि मोदी सरकार के पहले जो 5 वर्ष थे, उसकी जो पर्यटन की यात्रा है वो बड़ी यशस्वी यात्रा है। हमने दुनिया में जो रैंक हमारा 65वां था, उस स्थान से हम 34वें स्थान पर आए। और जब मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ तो लक्ष्य सामने रखा गया कि हमारी यात्रा अब 34 से 1 नंबर की तरफ शुरू होगी। और उसमें लक्षित जो उद्देश्य है वो ये है कि 2024 तक 5 वर्षों में हमको विदेशी पर्यटकों की संख्या कम से कम दुगनी करनी है हमारे रोज़गार के। और दूसरा है कि हमारा जो, चाहे हमारे स्मारक हों, चाहे हमारे आइकनिक साइट्स हों, वहाँ पर हम वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ दे सकें। तीसरी बात है कि जहाँ पर एक हमने जो फैसला किया था पहले 6 महीने में, कि जहाँ पर भी 1 लाख से ज़्यादा विदेशी पर्यटक आता है और वो हिंदी और अंग्रेजी में अगर कंफर्टेबल नहीं है, तो क्या हम उसकी लैंग्वेज में साइनेज बना सकते हैं। और सांची से हमने वो काम शुरू किया और वहाँ सहेली भाषा में हमने पहली बार साइनेज लगाए, क्योंकि वहाँ 3 लाख श्रीलंकन्स आते हैं। बाकी हमने श्रावस्ती, सारनाथ जैसे 5 स्थानों पर चाइनीज़ भाषा में साइनेज लगाए। चौथी बात है जो पिछले 5 वर्षों में पहले कार्यकाल में हुई थी कि ई वीज़ा को लेकर जो रिस्पांस आया था उसको गति देना। और आज गर्व के साथ मैं कह सकता हूँ कि 172 से ज़्यादा देश ई वीज़ा की सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं और उसका लाभ भी, उसकी जो ग्रोथ है वो ज़बरदस्त है। 5वीं बात थी कि जो 5 वर्षों में प्रधानमंत्री ने जितने प्रकार की बातें कही, वही हमारा रास्ता है काम करने का। स्वच्छता की बात उन्होंने की, देखो अपना देश की बात उन्होंने की। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं हमको उत्तर पूर्व पर फोकस करना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि साहसिक पर्यटन जैसे क्षेत्रों में हमको अपनी बातों को साबित करना चाहिए। फिर उन्होंने कहा संस्कृति की दृष्टि से भी जो हमारे मूल स्थान हैं, या हमारे मेले हैं, या हमारे उत्सव हैं, यही दुनिया के लोग देखने के लिए आते हैं, तो यहाँ पर सुविधाएं हमारी विश्वस्तरीय हों। इन बातों को ही लेकर एक पॉलिसी डिसीजन चला था और वो मार्ग हमने तय किया। और मुझे लगता है कि चाहे हमारे म्यूजियम्स हों, चाहे हमारे ASI के हमारी साइट्स हों, तो जो आइकनिक साइट्स 19 हैं उनको वर्ल्ड क्लास बनाने की बात की गई है। लेकिन साथ में इस बात का भी मैं उल्लेख करूंगा कि पिछले 5 वर्षों में जो प्रसाद और स्वदेश दर्शन योजनाएं थीं, जिनके कारण से राज्यों के साथ मिलकर कनेक्टिविटी की अगर कोई समस्या है तो उसे दूर करना, अगर कोई धार्मिक स्थल हैं तो प्रसाद योजना के तहत वहाँ पर सुविधाएं देना। लोग जाते हैं, भीड़ जाती थी, लेकिन जन सुविधाएँ नहीं थी, तो प्रसाद योजना में ऐसे स्थानों को चिन्हित किया गया और जहाँ कनेक्टिविटी या 2 स्थानों को जोड़ने की बात की गई, उसमें स्वदेश दर्शन के नाम पर जो काम हुआ वो उल्लेखनीय काम है, मैं ऐसा मानता हूँ। उस कारण से ये सफलता का मार्ग प्रशस्त हुआ है। ये भी माना जाता है कि भारत में जो पर्यटन है, अगर हम 2019 की बात करें तो 10.9 मिलियन के आसपास जो विदेशी पर्यटक हैं वो भारत आए, और उससे हमारे 2 लाख करोड़ से ज़्यादा हमें उससे विदेशी मुद्रा जो है वो मिली। अगर हम इसको भी और एनालाइज करें तो इसमें 60% जो हिस्सा है वो 3-4 राज्यों का, जैसे तमिलनाडु है, जैसे महाराष्ट्र है, जैसे दिल्ली है, जैसे 1-2 और राज्य, इनका 60% हिस्सा बनता है। उन राज्यों में भी हम जब पर्यटन के बारे में बात करते हैं तो, और पर्यटन स्थलों के बारे में बात करते हैं, तो हमेशा से ये बात सामने आई है कि वहाँ पर मौजूद सुविधाएं जो हैं वो अब भी, अगर हम यूरोप जाएं या बाकी जगह जाएं, तो वो सुविधाएं उस तरह की नहीं हैं जो पर्यटकों को लुभा सके। नहीं, मैंने वही बात आपसे कही है कि जब इन आंकड़ों की जब हम बात करते हैं, ये आंकड़े सामने रखकर ही आप अपना आगे का प्लान बनाते हैं, और वो प्लान बना हुआ है। मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो पहला वर्ष है ये चुनौतीपूर्ण भी है, और सिर्फ भारत के लिए नहीं है, दुनिया के लिए है।
जब मैं वर्ल्ड क्लास सुविधाओं की बात करता हूँ तो ये पिछले 5 यानी 6 वर्ष हो गए हमको। पहले 5 वर्षों में भी उसी रास्ते पर हम चले हैं। जो बात आप कह रहे हैं वो सरकार के निगाह में थी, तभी तो हमने ये रास्ता तय किया, उसके पहले तो ऐसा नहीं हुआ। और इसलिए मुझे लगता है कि हम अगर आंकड़ा देखते हैं तो आंकड़ा सिर्फ हम नहीं बनाते हैं, आंकड़ा तो दुनिया तय करेगी। अगर रैंकिंग तय करनी है तो दुनिया ने तय की है। हमारा तो लक्ष्य अगर हमको 34 से 1 पर पहुंचना है तो उन कमियों को दूर करना है जिनकी तरफ शायद आप इशारा कर रहे हैं, वो सरकार के ध्यान में है। और वो मैं मानता हूँ कि जो अब साइनेज की बात पहले कभी नहीं थी, लेकिन हमने उसको जोड़ा। हमारा फोकस एरिया क्या होगा? मैं आपको एक और आंकड़ा शेयर करना चाहता हूँ। जिस आंकड़े पर आप विदेशी पर्यटकों की बात कर रहे हैं, देश से उससे ज़्यादा लोग बाहर जाते हैं और अब वो नहीं जाएंगे, और वो शायद 25 मिलियन के आसपास हैं। तो ये जो संख्या है, इस संख्या को भी आज की तारीख में भारत सरकार या पर्यटन मंत्रालय उसको टारगेट कर रहा है। क्या ये जो लोग जो विदेश जाते थे, जो विदेश जाने की स्थिति में नहीं है, क्या वो भारत के अन्य क्षेत्रों में जाएंगे? तो जो प्रधानमंत्री का जो दूरदर्शी सोच है, जो उनने तो तब कोरोना नहीं था जब उनने कहा था कि देखो अपना देश, आप 3 साल में 15 स्थानों पर पहले भारत में जाइए फिर विदेश जाइए। तो मुझे लगता है कि ये जो दूरदर्शी फैसला था वो सिर्फ स्लोगन नहीं था, ये दूरदर्शी फैसला था जिसका लाभ भारत को मिलेगा। दूसरी बात मैं इसमें ये भी जोड़ना चाहता हूँ कि जब कभी हमने बुद्धिस्ट सर्किट के नाम पर चाइनीज़ फ्लो को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की बात कही सोची थी, लेकिन आज जो सिनेरियो बदला, जो कोरोना के कारण परिस्थिति बदली है, तो दूसरा भी एक आंकड़ा उससे बड़ा और दुगना है। वो है कि चाइनीज़ जाने वाले लोग वो उससे दुगनी से ज़्यादा हैं। तो वो भी एक फोकस एरिया है। और भारत ने इस पूरे कोरोना काल में जो अनुकूलता जो मैं देखता हूँ, एक तो प्रधानमंत्री हमारे एम्बेसडर हैं, इसमें कहीं देश के भीतर भी और देश के बाहर। और जब मैं ये कहता हूँ तो मैं महाबलीपुरम और केदारनाथ की बात करता हूँ कि वहाँ पर फुटफॉल कितना बढ़ गया, यानी 43% से ज़्यादा फुटफॉल बढ़ गया। दूसरा, विदेश में भी वो जो मान्यता है, उस मान्यता के कारण अट्रैक्शन भारत की तरफ, भारत के कल्चर की तरफ हुआ है। लेकिन कोरोना ने हमको 3 सकारात्मक परिणाम दिए हैं। नंबर 1 कि जो हमारी भारतीय जीवन शैली थी उसके प्रति मान बढ़ा और विश्वास बढ़ा। हमने नहीं कहा कि हाथ जोड़कर नमस्ते करना चाहिए, लेकिन दुनिया के देशों ने शुरू किया। एक उदाहरण मैंने आपको दिया। दूसरा, हमारी जो प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है, वेलनेस टूरिज्म के लिए भारत वैसे भी महत्वपूर्ण स्थान रहा है, लेकिन अभी वो और तेज़ी के साथ उभरा है। और जितने विदेशी पर्यटक भारत के भीतर इस दौरान रहे, वो अपने देश में वापस जाने को सुरक्षित नहीं मान रहे थे, भारत में रहने को सुरक्षित मान रहे थे। और तीसरी जो बड़ी बात है कि हम ज़रूरतमंद देश थे, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, चुनौतियाँ, कम स्वास्थ्य सुविधाएं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने दुनिया के उन ज़रूरतमंद देशों को भी दवाइयाँ दी और ताकतवर देशों को भी दी। ये भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा मुकाम है जिसने दुनिया में हमको एक नई प्रतिष्ठा दी है। मैं जब मंत्री बना था तो मैंने कहा था पर्यटन के लिए धन से ज़्यादा जरूरी, धन जरूरी है, लेकिन धन से ज़्यादा जरूरी है धारणा का बदलना। हम हज़ारों करोड़ खर्च करके भी वो प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर सकते थे जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने कोरोना के काल में प्राप्त की है। और वो आकर्षण संस्कृति के प्रति है, नेतृत्व के प्रति है, भारत को जानने के प्रति है, और मुझे लगता है ये हमको लाभ देगा। मैं कोरोना की और पोस्ट कोरोना जो मंत्रालय की योजनाएं हैं उस पर आऊँगा, लेकिन उससे पहले 1-2 चीज़ें मैं जानना चाहता हूँ। जैसे प्रधानमंत्री ने देखो अपना देश, जैसे आपने भी कहा, देखो अपना देश का आह्वान किया है। उससे पहले उन्होंने 2022 तक अपने देश के लोगों को, अपने जनता को ये कहा कि वो 15 स्थलों पर, इसका भी आपने उल्लेख किया कि 15 जो घरेलू जो स्थल हैं वहाँ का दौरा करें या वहाँ पर्यटन के लिए जाएं। लेकिन इसके लिए और ज़्यादा ज़रूरी है कि पर्यटन मंत्रालय बाकी मंत्रालयों के साथ जुड़ के काम करे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन उसमें एक हिस्सा है या फिर बाकी वहाँ सिक्योरिटी एक हिस्सा है। इसको लेकर आपने क्या योजना बनाई? आपने मेरी बात कह दी। पर्यटन मंत्रालय का खुद का कोई काम तो होता नहीं, हम समन्वय करते हैं। हम सब स्टेक होल्डर हैं, चाहे पर्यटन मंत्रालय हो, राज्य हों, होटलियर हों, टूर एंड ट्रेवल्स के जो संचालक हैं वो हों, इवन गाइड हों। तो जब हम ये बात कहते हैं तो सुरक्षा से लेकर तमाम, लेकिन नैतिक जिम्मेदारी हमारी है। यदि किसी के साथ कुछ घटेगा तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी हमको लेनी पड़ेगी। इस बात का एहसास मेरे जैसे व्यक्ति को भी है और सरकार में रहने वाले हर व्यक्ति को है। और इसलिए सुरक्षित तौर पर अभी इस कोरोना के काल में हमने, भारत की जनता ने ये साबित किया है, परसेप्शन ठीक करना सबसे बड़ी ज़रूरत थी और मुझे लगता है कि वो हुआ है।
अब हमारी जिम्मेदारी है कि अभी हम धीरे स्टार्ट करेंगे, लेकिन जब हमारी स्पीड होगी तो वो बहुत बेहतर होगी। तो आज हमारी जो चिंता है कि हम एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर आए जहाँ पर राज्य भी हों, हम एक दूसरे की सूचना को शेयर करें। अगर हमको आज हिमालयन स्टेट्स में चार धाम की यात्रा का कोई समाचार देना है तो वो पूरे देश के सभी राज्य डालें कि भाई अभी सुरक्षित है, ये मार्ग है, यहाँ पर सरकारी और ये गैर सरकारी निजी आश्रय रुकने के स्थान है, ये उनके शिकायत के नंबर हैं, ये उनके संपर्क के नंबर हैं। हमने भी इनको ऑनलाइन एग्रीगेटर्स को भी बुलाया था, उनसे भी मैंने ये बात की और वो बड़े उससे सहमत हुए। दूसरी जो चुनौतियाँ थी, कुछ कमजोरियाँ भी सामने आई हैं। 1 लाख होटल्स हैं, लेकिन हमारे पास तो वो 1400 का ही रिकॉर्ड है, क्योंकि जो हमसे पंजीकृत होगा, एफिलेट करेगा वही होगा। गाइड्स हैं, वो राज्यों में तो रजिस्टर्ड है, लेकिन हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं है। टूर एंड ट्रेवल्स की स्थिति भी यही है। तो ये चीज़ें भी समझ में आई हैं और उस नाते हमने एक प्लेटफॉर्म की तरफ कदम बढ़ाया है। दूसरा, पोस्ट कोरोना एक सबसे बड़ा कंपल्सन होगा कि होटल हो, रेस्टोरेंट हो या हमारा स्मारक हो, लाइब्रेरी हो, म्यूज़ियम हो, आप भीड़ लगा नहीं सकते हैं, तो कोई ना कोई हमको गाइडलाइंस बनानी पड़ेगी। हमने ये काम 1 महीने पहले शुरू कर दिया था। राज्यों को हमारा ड्राफ्ट सर्कुलेट हो गया है, हमने स्वास्थ्य मंत्रालय को और गृह मंत्रालय को वो ड्राफ्ट पहुंचाया है। 8 तारीख से सरकार ने घोषणा कर दी है होटल और रेस्टोरेंट खोलने की। हम 8 के पहले अपनी गाइडलाइंस को जारी कर देंगे, लेकिन जारी करने के बाद भी हमको मास्टर ट्रेनर भेजकर ट्रेनिंग की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी। और इसलिए मुझे लगता है कि होटल और रेस्टोरेंट के लोगों को भी जिम्मेदारी का परिचय देना पड़ेगा और सबको उन गाइडलाइंस के आधार पर आगे बढ़ने के लिए हमेशा के लिए तत्पर होना होगा। ये जो गाइडलाइंस की बात आप कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ बता पाएंगे, क्या ये गाइडलाइंस हैं? नहीं, गाइडलाइंस स्वाभाविक है कि हमको अगर कोई ग्रुप गया, उसमें से कोई को बुखार आ गया, तो आपके पास में अगर 20 कमरे हैं तो आप 5 कमरे पहले से रिजर्व रखिए कि आप पूरे ग्रुप को तो वापस नहीं करेंगे। अस्पताल में जाने लायक होगा तब अस्पताल पहुंचाएंगे, लेकिन सावधानी बतौर उसको सेपरेट करने का प्रबंध तो उसी होटल में होना चाहिए। एक उदाहरण मैंने दिया। लेकिन जो हमारा गार्ड है, जो सामान उठाने वाला है, उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि वो ग्लव्स परमानेंट पहने, वो सीधे संपर्क में ना आए। अब बड़ा काम हो गया है, जो सामान उठाने वाले लोग हैं, जो सामान ले जाकर देने वाले लोग हैं, सर्व करने वाले लोग हैं, तो मुझे लगता है वेटर से लेकर सुरक्षा कर्मी तक की सबकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। और इसका एक मॉडल अगर आपको कभी देखना है तो आप ITDC अशोका में हमने कहा कि पहले आप मॉडल बनिए कि आपके यहाँ का हर गार्ड से लेकर वहाँ का मैनेजर तक उस ट्रेनिंग से परफेक्ट है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें सबको लागू करनी पड़ेंगी, चाहे वो टूर एंड ट्रेवल्स के ड्राइवर्स हों या ओनर हों, इन सबको पालन करना पड़ेगा। पोस्ट कोविड, जो हम कोविड के बारे में अगर बात करें तो ये ऐसा मंत्रालय है या ये एक ऐसा सेक्टर, मैं इसको बोलूँगा या उद्योग बोलूँगा, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित है। चाहे वो एयरलाइंस से जुड़ा हुआ चीज़ हो, चाहे वो होटल्स हों, चाहे वो रेस्टोरेंट्स हों, सब ज़्यादा प्रभावित हैं। ऐसे में एक बात ये भी आती है कि जब कोविड के बाद जब अब बात हो रही है कि हम अपनी इकोनॉमी को धीरे धीरे खोलेंगे, उस वक्त आप जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है उसके रिवाइवल के लिए आपने क्या सोचा है? मुझे लगता है कि मैंने पहले कह दिया था कि हमें वो इंडस्ट्री है जो सबसे पहले बंद हुए हैं और सबसे बाद में शुरू होंगे। इस नुकसान का आकलन भी सरकार के पास है, हमारे पास भी है। मैं धन्यवाद अपने स्टेक होल्डर्स को दूंगा कि इतने बड़ी क्षति के बाद भी कोई नकारात्मक नहीं हुआ, देश की सरकार पर उनका भरोसा बना रहा। वित्त मंत्रालय ने पहले ही दिन जो फैसला किया था कि 3 महीने का मॉनिटोरियम तमाम स्टेक होल्डर्स को दिया था। RBI ने भी घोषणा की थी। फिर स्टेक होल्डर्स की और राज्य सरकारों के अलग अलग वो आए, कोई ने कहा कि 1 साल के लिए होना चाहिए, किसी ने कहा 6 महीने के लिए होना चाहिए, अभी 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। जब भी लगातार इस बीच में मेरी 3 बार स्टेक होल्डर्स से बात हुई है, जब भी वो कहते हैं कि इन नियमों में संशोधन की ज़रूरत है, जैसे अभी जो घोषणा हुई है 20 लाख करोड़ के पैकेज की, उसमें जो लघु उद्योग के लिए दिया गया, उसमें कानूनी तौर पर कहीं बैंकों के सामने कि ये रिस्क सेक्टर ना मान लें और वो लोन ना देंगे तो एक कठिनाई पैदा हो जाएगी। मैंने आपको उदाहरण दिया, हमने उसको भी एड्रेस करने की बात की है। यानी बुकिंग करने में भी अगर पैन कार्ड कंपलसरी है तो विदेशी के पास पैन कार्ड नहीं होगा। तो ऐसी जब बातें आती हैं तो बाकायदा मंत्रालय खुद में, वित्त मंत्रालय या जो संबंधित मंत्रालय है, उनके सामने जाकर हम बाकायदा पक्ष रखते हैं कि नहीं, वास्तव में ये कठिनाई है और इसको हमको दूर करना चाहिए। तो ये आश्वस्ति उनके दिमाग में भी है कि सरकार हर कदम पर जब कभी कोई संकट आता है या कठिनाई आती है तो उसको सुधारने के लिए तत्पर है। जब स्टेक होल्डर्स आपसे अभी मिले थे, अप्रैल में भी मिले, उसके बाद भी हुई बात,
उन्होंने कुछ मांगे रखी थी अपनी। उन्होंने उसमें एक स्पेशल पैकेज की भी मांग थी, जिस तरह से डिस्कॉम्स को दिया गया उसी तरह के स्पेशल पैकेज की मांग थी। इसी तरह से उन्होंने ये मांग की थी कि आप टैक्स जो है हॉलीडे उनको दीजिए, और भी उनकी मांगे थी। इस बारे में क्या किया जा रहा है? मुझे लगता है कि टुकड़ों में यहाँ बात नहीं करना चाहिए। उनसे बात हुई और वो सहमत भी है। हमने आपसे कहा कि हम एक मंच है जिसको, जो हमको लगता है कि ये चीज़ें वित्त मंत्रालय के सामने रखनी चाहिए, तो हमने उनको रखा है। अभी भी हम जो चीज़ें अभी आई हैं उनको मैं अभी जो समय मिलेगा तो कल या परसों में हम वित्त मंत्री जी के सामने उन बातों को रखेंगे। मुझे लगता है कि पैकेज जैसी बातें तो जब शुरुआती दौर में हो रही थी, पर प्रधानमंत्री के पैकेज की घोषणा के बाद में वो चीज़ कि अब उसमें लोग ढूंढते हैं कि मेरे लिए इंडिविजुअल कुछ होगा क्या। तो हम जब MSME में आते हैं तो हमें उसी के भीतर अगर कोई कठिनाई हो रही है तो वो कठिनाई नियमों की है, अब पैकेज की कठिनाई नहीं है। अगर उसको इम्प्लीमेंट करना है तो कहीं बैंकिंग के तरीक़ों में कहीं कोई चीज़ शब्दों का वो तो दुरुपयोग तो नहीं हो जाएगा। वो सावधानी रखने की ज़रूरत है, जिसके लिए मंत्रालय सजग है। अगर हम इस उद्योग की बात करें तो लगभग 12.75% जो है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है, और ये एक बड़ा इशू जो है कोविड-19 के दौरान रहा है, जब कोरोना वायरस का पूरा संक्रमण फैला। और ये भी माना जा रहा है, अगर KPMG की रिपोर्ट को देखा जाए, कि 70% यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट है, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उन पर इसका असर पड़ेगा, या तो वो हटाए जाएंगे या इस तरह के असर पड़ेंगे। इसको लेकर मंत्रालय ने कुछ किया है या वो सजग है इस ओर? नहीं, मुझे लगता है कि ये कुछ बातें हम विदेशी आंकड़े उठाकर करते हैं। वहाँ सीज़न ख़त्म हो गया, हमारे यहाँ सीज़न ख़त्म नहीं हुआ है। KPMG की भारत के बारे में नहीं, मुझे लगता है कि मैं उनसे भी कहूँगा कि हम कुछ जल्दबाजी कर रहे हैं, क्योंकि हम ये सच है कि जो नुकसान हुआ है उसको कोई इनकार थोड़ी कर रहा है, लेकिन उस नुकसान किया इतना बड़ा फ़र्क पड़ेगा। अब उदाहरण के लिए कुछ अच्छी चीज़ें भी आई हैं, जैसे हमने गाइड्स का एक कोर्स शुरू किया ऑनलाइन, क्योंकि वर्चुअली कर सकते थे हम, तो सितंबर में पहला बैच निकलेगा। लेकिन एक बात ये भी आई है कि गाइड कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, वो स्टेट में भी हैं, उनका कोई प्रोफेशनल तरीका नहीं है। लेकिन अब चीज़ें लाइन अप भी हो रही हैं। अगर आप किसी को मदद करना चाहते हो तो प्लेटफॉर्म तो चाहिए कि कहीं पर आप किसको मदद करोगे। कल के दिन आप किसी गलत आदमी को दोगे तो वही वो समाचार बनेगा। तो मुझे लगता है कि ये जो व्यवस्था है, चाहे होटलियर है, अब ये भी एक चुनौती आई है कि 1400 एफिलेटेड हैं और 1 लाख होटल के बारे में भविष्य तय कर रहे हैं। तो चीज़ें फिर मैन पावर कहाँ है। अगर कल के दिन अगर वो ट्रेनिंग ना ले और कोई गलती कोई होटल का मालिक कर दे जो हमसे एफिलेटेड ही नहीं है, तब भी नैतिक रूप से जिम्मेदारी मेरी बनेगी। तो ये जो चीज़ें हैं, ये गैप भी इस अवसर पर कम हो रहे हैं, इनको भी भरने का ये बात तो हमने भी देखी है। ये तो साफ सच्चाई है कि होटल्स में स्टाफ जो है उसे कट डाउन किया गया है, ये तो हमारे सामने है। और देश में जो सच्चाई है वो सच्चाई है कि उनको हटाया गया है, उनको जो परमानेंट स्टाफ है उसकी सैलरी में कट किया गया, इस तरह की बातें सामने आई हैं। इसीलिए मैंने ये प्रश्न आपसे किया कि मंत्रालय ने इसे वित्त मंत्रालय के साथ, तो सरकार ने भी किया है उस नुकसान को, तो पर मुझे लगता है कि हम धीमी स्टार्ट लेंगे। लेकिन होटल की इंडस्ट्री, जैसे अभी इस दौर में भी होटल नहीं खुल रहे थे, मंत्रालय ने बाकायदा हफ्ते पहले निवेदन किया सरकार से, तो सरकार ने घोषणा की कि 8 तारीख से सारे होटल तो खुल नहीं जाएंगे। ये बात भी मैं जानता हूँ कि धीरे धीरे ही खुलेंगे, साफ़ होंगे, स्टाफ के बारे में वो सोचेंगे। उनकी ये भी समस्या है कि सैलरी के लिए हम पूंजी कहाँ से लेकर आएंगे, ये डिबेट चलेगी। और ये समस्याएं 1 to 1 अलग अलग होंगी, सब जगह एक सी नहीं होंगी, और मंत्रालय उन बातों को बाकायदा उचित मंच पर रखेगा, ये तैयारी हमारी है। इसके साथ ही रेस्टोरेंट उद्योग भी जुड़ा हुआ है, और लगभग 4 लाख करोड़ का उसका टर्नओवर हुआ करता था, लेकिन वहाँ पर भी ये माना जा रहा है कि उसको बहुत नुकसान हुआ है। और कोविड-19 के बाद जब जो खुलेगा भी, बाज़ार भी खुलना शुरू होगा, उसमें भी वहाँ पर जो गति होगी वो धीमी होगी। ऐसे में उसके लिए कुछ खास आपने सोचा? नहीं, नियम सब पर एक से ही होंगे, होटल होगा, रेस्टोरेंट होगा या ट्रेवल्स होंगे। हमारा मानना है कि गाइडलाइंस पहले, और मैं अभी भी ये मानता हूँ कि इसकी शुरुआत तो स्वाभाविक है कि धीमी ही होगी, लेकिन एक समय आएगा जब हमारी गति तेज होगी, तो कोई भी दुनिया का कोई भी देश हमारे मुकाबले उस गति के साथ नहीं चल पाएगा। तो इस नुकसान पर हम इसको कोई इनकार नहीं कर रहा, लेकिन इसमें मुझे लगता है कि समय जाया करने की बजाय ये सच है कि ये परिस्थिति पूरी दुनिया की है, ये देश की भी है। तो मुझे लगता है कि लेकिन इस इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान हुआ है। मैंने पहले ही कहा, हम पहले बंद हुए और सबसे बाद में शुरू हो रहेंगे, ये एहसास हमको है। लेकिन मेरा मानना है कि भरपाई का धीमी गति होगी प्रारंभ में, लेकिन उसके बाद में हमको पर्याप्त तरीके से
मिलेगा और हम जो नुकसान हो रहा है या जिसकी संभावना लोग बता रहे हैं, हम उसकी भरपाई करेंगे। कुछ स्पेसिफिक स्कीम्स पे आप क्या आते हैं, क्योंकि ये जो कोरोना का काल जब ख़त्म होगा उसके बाद टूरिज़्म की बाकी जो सारी स्कीम्स हैं उस पर भी ध्यान जाएगा। तो जैसे पीक टूरिज़्म की बात जो है वो मंत्रालय ने की, और हिमाचल में और नॉर्थ ईस्ट में और कश्मीर, जम्मू कश्मीर में पीक्स को आइडेंटिफाई किया गया। उसको पोस्ट कोरोना काल में आप किस तरह से आगे बढ़ाने की सोच? नहीं, मुझे लगता है कि ये चीज़ें तो अभी एक बात हमें सबको समझनी पड़ेगी कि आज जो परिस्थिति है उसमें स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट चाहिए, स्टेक होल्डर की कंसेंट चाहिए, उनकी सहमति चाहिए। हम दें, आज से 20 दिन पहले नॉर्थ ईस्ट के में सारे लोग तैयार थे, स्टेक होल्डर भी तैयार थे, लेकिन जैसे ही प्रवासी लोग वापस गए और उसके बाद जो परिस्थिति बनी तो स्टेट गवर्नमेंट्स का मानना है कि अभी 15 दिन रुकना चाहिए। तो मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट एक सेफ जोन बनकर निकला है, हिमालयन स्टेट्स सेफ जोन बनकर निकले हैं। लेकिन ये सब चीज़ें 15 दिन 20 दिन बाद या महीने भर बाद, समय की गारंटी को दे नहीं सकता। आज मैं महीने भर कहूँ, कल के दिन कोई परिस्थिति बनेगी वो अलग बात है, लेकिन तैयारियों की बात हमने कही है कि आप अगर चाइना की बॉर्डर की तरफ जाते हैं या नेपाल की बॉर्डर की तरफ जाते हैं तो आप उसके अपोजिट वाले किसी डेस्टिनेशन को देखकर आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन एयरपोर्ट का चालू होना, हवाई सेवा का चालू होना, इसका मतलब है कि चाहे एडवेंचर टूरिज़्म हो, चाहे वेलनेस टूरिज़्म हो, इसका काम शुरू हो सकता है। होटल के शुरू होते ही और एयरपोर्ट के शुरू होते ही ये काम धीमी गति से शुरू होगा, लेकिन अगर शुरू होगा तो भरोसा भी लौटेगा, लोग तैयार हैं। ये मैं कह सकता हूँ कि जिन लोगों से हमारी बात हुई है ऑनलाइन एग्रीगेटर से, उन्होंने कहा कि लोग उत्साहित हैं आने के लिए, लेकिन हमको भी तय करना पड़ेगा कि वो राज्य उस बात के लिए तैयार है या नहीं। तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों में ज़रूर थोड़ी गति धीमी रहेगी। मैंने आपसे पूछा था कि पोस्ट कोरोना टूरिज़्म और कल्चर किस तरह से होगा, लेकिन एक बार फिर अगर मैं उसको एम्फसाइज़ कर सकूं कि पोस्ट कोरोना आप अपने मंत्रालय जितने हैं आपके पास, चाहे वो टूरिज़्म है चाहे कल्चर है, उसको आगे बढ़ाने की किस तरह से सोचते हैं और क्या आपको लगता है कैसे ये होगा? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल इसलिए है क्योंकि मेले, म्यूज़ियम, कोई स्मारक, कोई तीर्थ स्थान, कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होगा वो पर्यटन से जुड़ता है। इवन वेलनेस टूरिज़्म में भी कोई आएगा तो मैन टू मैन उसका संपर्क होना है। अगर वो एडवेंचर टूरिज़्म के लिए जाता है तब भी वही ग्रुप की बात आती है। तो पहली ज़रूरत है, चाहे होटल हो, चाहे हमारा जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबको ये तय करना पड़ेगा क्या वो जो भी गाइडलाइन बन रही है उसका वो पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उन्हें करना होगा, वो जिम्मेदारी उनको संभालनी होगी। अब बात आती है कि ये एक दिन में तो नहीं होगा, तो मंत्रालय ने तय किया कि मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेनिंग हम देंगे और उसके बाद में नीचे वो अपने लोगों को ट्रेनिंग वो देंगे। तो तेज जी के साथ में काम चलेगा। राज्य सरकारें उसमें मददगार होंगी, संस्थाओं को भी हम ये छूट देंगे कि वो कर सकते हैं। दूसरी बात हमने कहा है कि जब कभी हमसे एफिलिएशन लेता है कोई, तो हमेशा ये संकट आई। स्कीम्स तो गाइडलाइंस तो 2018 की है, लेकिन लोगों को लगता था कि साहब फिर एक डंडा चलेगा, फिर वो एक सर्टिफिकेशन होगा। हमने उसको ख़त्म किया है। हमने ये तय किया, उनसे कहा है आप सेल्फ रेगुलेशन दीजिए और आपका कोई भी पार्टनर, अगर आप ऑनलाइन एग्रीगेटर हैं तो आपका दूसरा कोई पार्टनर है, उसको साथ में लेकर एक बार साल में एक बार अपना खुद का वेरिफिकेशन करिए। आपको लगता है कि हमें मंत्रालय का कोई अधिकारी चाहिए तो हम एक को मंत्रालय का अधिकारी को भेजने तैयार हैं। हमारी तरफ से ये कंपल्सन नहीं है। उसको उन्होंने बड़ा सकारात्मक तरीके से लिया। ये ऐसे ही होटल के ग्रेडेशन का मामला है। हमारे पास में मैन पावर नहीं है तो हमको कोई क्वालिटी कंट्रोल करने वाले कोई संस्था या कोई जो है, हम उनको ट्रांसफ़र करने के लिए सहमत है। क्योंकि आपको होटल्स में गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, इसके लिए सरकार नहीं कर सकती है। इसलिए हमको ही ऑन करना होगा। ये बड़े फैसले हैं। और तीसरी बात आती है कि जब कभी हम डोमेस्टिक टूरिज़्म को स्टार्ट करने की बात करते हैं तो हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए। अब लोगों को सूचना चाहिए। कोई सूचना ले और जाकर किसी एयरपोर्ट पर 4 दिन फंस जाए तो इस हालत में तो ये हमारे लिए बहुत बुरा होगा, चाहे पर्यटक विदेशी हो चाहे देसी हो। तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है, जो इनक्रेडिबल इंडिया की साइट है, उस पर राज्यों की साइट्स को मिलाकर एक सिंगल प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है कि जो सूचना हम दे रहे हैं वो जिम्मेदारी के साथ मानिए कि हम उसको ऑन कर रहे हैं। अगर कोई गलती होती है तो उसकी जिम्मेदारी नैतिक रूप से हम लेंगे। तो हमने कहा है कि आप उसमें सरकारी, निजी आवासों की जानकारी दीजिए, टेलीफोन नंबर संपर्क दीजिए, जिसको जो उपयोग करना चाहे वो करे। हम पब्लिसिटी के मंच बनेंगे और वो भारतीय कंपनियों के लिए बनेंगे
आप उसके लिए जो चाहे मर्जी आए, आप हमारा उपयोग करिए, हम तैयार हैं। साथ में नीचे ग्रीवियंस के लिए नंबर ब्लिंक करते रहूँ, वो ज़िले के भी हों, राज्य के भी हों और यहाँ के भी हों। पहले वो कोशिश करें वहाँ पर, अगर कुछ होता है तो हम उसको ऑन करें। हमने एग्रीगेटर से ये भी बात की है कि हम आपके बीच में और हमारे बीच में कोई एक नोडल ऑफिसर जैसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि यदि हमारे पास कोई ग्रीवियंस आता है तो हम आपको सीधे फॉरवर्ड करें, आप उसको जवाब दीजिए, क्योंकि जवाबदेही आपकी है। तो सरलीकृत करना पड़ेगा, ऑनलाइन करना पड़ेगा, ये ज़रूरी है। तो सूचनाएं प्रॉपर जाएं, सही जाएं, उस पर कोई कन्फ्यूज़न ना हो। फिर आखिरी बात है कि हमने एविएशन मिनिस्ट्री को भी लिखा है कि जो हमारे ग्रीन एयरपोर्ट्स हैं अभी आज की तारीख में, उनको डेस्टिनेशन बनाकर हम करें। जैसे आपने 4 राज्यों की बात की थी, तो हो सकता है कि महानगरों में बहुत चीज़ें अभी बहुत आसानी के साथ में शुरू ना हो पाएँ, लेकिन खजुराहो हो सकता है, इम्फाल हो सकता है, देहरादून हो सकता है। जो पहाड़ी जो हमारे एयरपोर्ट्स हैं वो सारे ग्रीन एयरपोर्ट हैं, इनका उपयोग कर सकते हैं। तो बाकी जो स्टेक होल्डर्स की समस्याएं हैं उनको डे टू डे हम अपने संबंधित मंत्रालय के सामने उठाएं और चीज़ों को संवाद हम महीने में एक बार करते रहें, क्योंकि इंडस्ट्री को साथ लेकर चलना पड़ेगा। और मेरी मान्यता बड़ी साफ है कि हम सब स्टेक होल्डर हैं, कोई शासन करता नहीं है। मैं भी, मेरा मंत्रालय भी एक समन्वय का प्लेटफॉर्म मंच है। तो मुझे लगता है उस आधार पर हम ठीक दिशा में चल रहे हैं। एक अंतिम सवाल आपसे पूछूंगा कि जहाँ टूरिज़्म की बात आ जाती है, वहाँ पर कुछ ऐसे राज्य हैं जिनकी पूरी इकोनॉमी जो है वो टूरिज़्म पे है, जैसे हिमाचल है, जैसे केरल है, जैसे गोवा है, इस तरह की पौंडीचेरी है। ये जैसी जगहें जो हैं ये पूरी तरह से टूरिज़्म पर आधारित है और बड़ा उनकी इकोनॉमी का एक बड़ा चंक वहाँ से आता है। इन राज्यों की इकोनॉमी को लेकर भी क्या टूरिज़्म मंत्रालय ने, जो वित्त मंत्रालय है, उससे कोई बात की है या कि सरकार से कुछ कहा है? लगातार संपर्क रहे, लेकिन अच्छी बात यह है कि गोवा, पांडिचेरी, उत्तराखंड, हिमाचल, लगभग ये यहाँ पर हालत बिगड़ी नहीं। ये हमारे लिए अच्छा संकेत था। सिर्फ बात हिमाचल की तरफ से आई थी, जो मैंने स्टेक होल्डर के नाते आपसे कहा। हिमाचल सरकार ने कहा था कि होटल्स बंद हैं और पहाड़ में तो एक सीज़न होता है, हालांकि वो सीज़न अभी गया नहीं है, लेह का तो अभी शुरू होगा और आगे बढ़ेगा, लेकिन हिमाचल में वो टाइम पीरियड कम होगा। तो ऐसी स्थिति में होटल मालिक के सामने ये समस्या है कि वो अपने स्टाफ को या रन करने के लिए उसको बैंक का लोन मिल जाए। मैंने जो आपको शुरू में ही कहा, चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन वो ज़रूरी कई बार लगती है कि हम गरीब नहीं हैं लेकिन ज़रूरतमंद हैं। एक जो वाक्य है कि हम गरीब नहीं हैं लेकिन हम ज़रूरतमंद हैं परिस्थितियों के कारण, सरकार उस पर विचार करेगी। प्रहलाद सिंह पटेल जी, बहुत बहुत धन्यवाद राज्यसभा टीवी से बात करने के लिए।